क्लास आवाज आ रही है आपको? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा न्यूक्लियर प्लांट में से आखिरी टॉपिक है जो कि फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर से मुतालिक है। कोशिश करेंगे कि इसको टच करें और मेन चीज़ें हम डिस्कस कर लें। सो टॉपिक इज अबाउट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड पावर प्लांट्स, चैप्टर नंबर 11 में है। इसको अगर आप रीड करें इंट्रोडक्शन को तो इसमें बेसिकली उसने ये बात की है इस पैराग्राफ में कि न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको कंजर्व कैसे किया जाए, उसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कैसे यूज़ किया जाए। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ की जरूरत बनी कि हम फास्ट न्यूट्रॉन को यूज़ करते हुए ऐसे रिएक्टर बनाएं जिसमें जो फिशनेबल मटेरियल है वो कंज्यूम होने के बाद मज़ीद वो फिशनेबल मटेरियल प्रोड्यूस कर दें। यूरेनियम 238 अगर आपके पास मौजूद है तो वो फर्टाइल मटेरियल है। फर्टाइल न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में फर्टाइल का मतलब ये होता है कि ऐसा मटेरियल जिससे आप फिश मटेरियल बना सकें लेकिन वो खुद फिशन में टेक पार्ट नहीं करता, फिशन रिएक्शन में मौजूद होता है लेकिन वो खुद टेक पार्ट नहीं करता। तो U238 जो मटेरियल है ये फर्टाइल मटेरियल है, इसके खुद ये फिशन नहीं करता लेकिन इसको फिशनेबल मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर U238 में एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाए और वो एक प्लूटोनियम बन जाए Pu239, तो Pu239 जो है वो एक फिशनेबल मटेरियल है, वो फिशन रिएक्शन में टेक पार्ट करता है और वहां से फिर आपको एनर्जी मिलती है जो फिशन रिएक्शन होता है। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में उसने जो समरी बताई है वो ये है कि आप ऐसा मटेरियल जो कि यानी इनरिच होता है या कह लें कि फिशनेबल होता है वो वक्त के साथ साथ खत्म ना हो जाए, बल्कि हम रिएक्शन ही ऐसा हो कि उस रिएक्शन के नतीजे में आपका जो न्यूक्लियर फ्यूल है फिशनेबल वो या फिर उतना ही रहे या उससे बढ़ जाए।
और ये पॉसिबल होता है विद यूजिंग फास्ट रिएक्टर्स। इसको जरा रीड कर लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक utility industry to date has primarily relied upon water-cooled and gas-cooled thermal neutron reactors. These are burners that in effect consume fissionable fuel with low conversion ratio. Conversion ratio ये है कि वो further reaction में fissionable में convert कर दे। बाकी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। The expected continued growth in the use of nuclear power and consequent consumption of available nuclear fuels have prompted the re-evaluation of long-term goals. वो कौन से थे? Ways of conserving uranium reserves and of keeping fuel cycle costs down as fuel cost goes up and are therefore being sought. The fast breeder reactor is the logical step in that direction. तो अगर आपने एक फ्यूल लिया है और उसमें से आपने उसको, यानी अगर बात की जाए नेचर में मौजूद U-235 की, तो बहुत कम होता है, लेकिन उसको आप U-235 जो है वो फिशनेबल है। आप क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज और वो सारी चीज़ें यूज़ करके, और भी इसके गैस वाले भी मेथड हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूज भी एक मेथड है। और सेंट्रीफ्यूज के यूज से ही हम ये करते हैं कि जैसे आइसोटोप डिफरेंट आप अलग कर सकते हैं ना, इसी तरह आप इसको अलग कर लेते हैं, U-235 को U-238 में से अलग कर लेते हैं। और जितनी ज़्यादा उसकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, इसका मतलब यही कि उसमें वो ज़्यादा इनरिच्ड फ्यूल है, और इनरिच फ्यूल जो है उसको ही आप आगे यूज कर सकते हैं। अब अगर आप नेचर मौजूद U-35 सारे हम इसी तरह यूज करते जाएं, तो वो फिर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे हो नहीं सकेगा। तो अब इस चीज पे गौर किया गया कि रिएक्शन ही ऐसा हो कि उसके नतीजे में आपकी फिशन भी हो, प्लस ये कि वो फर्दर फिशन एबल मटेरियल प्रोड्यूस या फ्यूल प्रोड्यूस करे, और उसकी तरफ लॉजिकल स्टेप जो है ना वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आर दोस whose neutrons are not slowed down to thermal energies by a moderator. मॉडरेटर का क्या काम होता है? मॉडरेटर का काम न्यूक्लियर न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना नहीं होता, बल्कि इसका काम ये होता है कि न्यूट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना नहीं होता, बल्कि न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को कम करना होता है। और वो थर्मल जो न्यूट्रॉन होते हैं जिसकी एनर्जी कम हो जाए, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी कम हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी कम हो जाए, वो फिर आप यूज करते थे थर्मल उसमें, और या जो पीछे हमने पढ़े हैं BWR, PWR और बाकी जो टाइप्स हमने पढ़े हैं गैस कोल्ड, उसमें यूज करते थे। लेकिन फास्ट रिएक्टर में ये होता है कि आपको मॉडरेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने स्लो डाउन करना ही नहीं। हाँ, coolant and other materials however moderate the neutrons to a certain extent in a fast reactor। लेकिन क्योंकि आपने coolant और बाकी रिएक्टर मटेरियल यूज करना, उसकी वजह से अगर वो स्लो डाउन हो जाए तो वो अलग बात है। और वो स्लो डाउन होके भी जो स्पेक्ट्रम होती है वो 17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एवरेज 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। 0.05 या 0.1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी इसकी एनर्जी चली जाती है, लेकिन ये हमने मॉडरेटर को ही नहीं यूज किया। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड टू लोअर एनर्जीज। ब्रीडर रिएक्टर इज वन इन विच मोर फिशनेबल फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड देन इज कंज्यूम्ड। यही मैंने आपको शुरू में समझाया कि ब्रीडर रिएक्टर वो होता है जो जिसमें फिशनेबल फ्यूल जो है वो ज्यादा पैदा हो जितना कंज्यूम हुआ है उससे, या एटलीस्ट उतना, या दूसरे अल्फाज में क्या है कि उसकी कन्वर्जन या ब्रीडिंग रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा हो। ये होती क्या है, ये हम 11.2 आर्टिकल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर एक ये पैराग्राफ है, ये इम्पोर्टेंट है। अ क्वाड क्यू इज अ क्वाड्रिलियन आर 10⁻18 जूल। याद रखिएगा, 10⁻18 जूल ये क्वाड होता है, ये एनर्जी का यूनिट समझ लें। अगर एट प्रेजेंट यूएस एनर्जी कंजप्शन इज अबाउट 60 क्यू पर ईयर, 60 क्वाड पर ईयर अगर है, उसमें से 20 जो है वो यूज होती है
electricity consumed in the generation of about 8 Q electricity. टोटल एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो है 60, तो सब 1 था, यानी 20 सिर्फ इस चीज में हो रही है, आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करें, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो ज्यादा होती है वो 8 होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी क्यों कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को? क्योंकि ये हाई ग्रेड एनर्जी है, हाई फॉर्म एनर्जी है। एनर्जी की ग्रेड होते हैं, जो सेकंड थर्मो का सेकंड है ना, वो बेसिकली एनर्जी के ग्रेड की बात करता है। The balance is used for domestic services, industrial processing and transportation. तो ये मतलब आगे फिर इसमें यूज होती है। The years, एक टेबल में ईयर्स जो है ना वो शो करता है टाइम को। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। 11.1 जी। अच्छा, मैं टेबल की तरफ लेके जा रहा था। टेबल में अगर आप देखें तो कॉर्ड ऑफ एनर्जी स्कोर में कितनी मिली है? 5000, और उसकी कितने साल तक यूज होता है? 60। ऑयल की बात की जाए तो 6, गैस 6, जबकि ये जो यूरेनियम की जो है चीजें मौजूद, अगर ब्रीडिंग नहीं करते तो 20 साल तक। अगर 1600 क्वाड मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर, तो उसमें से 1600 क्वाड अगर आप यूज करते हैं तो 20 सालों में खत्म हो जाएंगे अगर ब्रीडिंग नहीं कर। या प्रेजेंट रिएक्टर्स जो हैं उनमें अगर देखा जाए तो वो 50 ईयर तक। लेकिन अगर हम ब्रीडिंग करते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये ईयर्स जो एनर्जी रिजर्व के बन जाते हैं वो 2750 बन जाते हैं। और अगर इकोनॉमिक को और के जरिए की जाए तो फिर ये 30,000 से ज्यादा होता है। अच्छा जी, इस the years column in table 11.1 shows the time before depletion at present rate of consumption, कि इसी रेट से कंजप्शन होती रही जो कि जिस वक्त ये बुक छपी थी। तो if the particular fuel cited is used alone for all energy, और सिर्फ यही आप सोर्स यूज करें, कोई और एनर्जी सोर्स यूज ना करें, तो फिर ये इतने सालों में खत्म हो जाना था। प्रेजेंट रिएक्टर रिमार्क्स कॉलम रेफर टू वाटर कूल्ड थर्मल रिएक्टर, यानी पीडब्ल्यूआर या बीडब्ल्यूआर रिएक्टर की बात हो रही है। विद ब्रीडिंग क्या है, आवर फ्यूल रिसोर्सेज आर एक्सटेंडेड अबाउट 55 टाइम्स फ्रॉम 52, यानी 55 गुना बढ़ जाता है अगर आप ब्रीडिंग करते हैं। और अगर इकोनॉमिकल वे अगर यूज करते हैं माइन करने के लिए लो ग्रेड ओर्स को containing 1/55 as much uranium, तो we would have another factor of 10 to 12, यानी आप 30,000 ईयर तक एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ये अगर इतनी ही कंजप्शन रहे और यही सोर्सेज यूज हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको कन्वे की। इसके बाद यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम दूसरा पढ़ेंगे, और इजी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, इजी भी है। न्यूक्लियर रिएक्शंस, कन्वेशन एंड ब्रीडिंग। A typical neutron flux spectrum in a liquid metal cooled fast reactor compared with that in a water cooled thermal reactor. लेटर, लेटर का मतलब जो बाद में जिक्र हुआ है थर्मल का, the objective in the later यानी थर्मल रिएक्टर में क्या होता है, is to maintain a chain reaction with thermal neutrons having energies below 1 electron volt. अगर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो वो न्यूट्रॉन जो हैं वो कहलाते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स, और उन न्यूट्रॉन की बेस पे जो रिएक्टर बने होते हैं उनको हम थर्मल रिएक्टर्स या मतलब पीडब्ल्यूआर पीडब्ल्यूआर, ये जितनी भी टाइप्स जो हमने पहले पढ़ी हैं वो सारी थर्मल में ही आती हैं। इसमें एनर्जी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। और ये कैसे कम करते हैं आप? मॉडरेटर यूज करके, हैवी वाटर या लाइट वाटर या ऑर्डिनरी वाटर, या फिर ग्रेफाइट को यूज करके आप एज ए मॉडरेटर यूज करके आप इस एनर्जी को स्लो डाउन करते हैं। अच्छा, ये तो पुराने की बात कर ली। अब नए वाले में यानी इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ चेन रिएक्शन विद फास्ट न्यूट्रॉन। आपने इसमें ये होता, उसमें थर्मल न्यूट्रॉन के थ्रू आप चेन रिएक्शन मेंटेन करते हैं, इसमें आपने फास्ट न्यूट्रॉन को यूज करते हुए करना है चेन रिएक्शन मेंटेन। और उसकी एनर्जी जो होती है, एवरी एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है। बाय फिशन इन टू U-235 एंड यानी यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 के जरिए।
इट आल्सो मस्ट प्रोवाइड एडिशनल फास्ट न्यूट्रॉन फिशन टू कन्वर्ट, और इस रिएक्शन के नतीजे में मजीद फास्ट न्यूट्रॉन होने चाहिए ताकि वो कन्वर्ट करें जो नेचुरली अवेलेबल 238 है यूरेनियम का, उसमें उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट करने के लिए। फिशन रिएक्शन की बात की जाए तो फिशन रिएक्शन क्या होता है जी, इसकी एग्जांपल ये है कि अगर यूरेनियम 235 है तो ब्रिलियम क्रिप्टॉन और इसमें जाएगा, लेकिन ब्रिलियम 137 और क्रिप्टॉन 97 आएंगे। और अगर U233 हो, ये उससे भी कम होता है, 235 से भी कम होता है। U235 3.7% नेचर में मिलता है। U33 की बात की जाए तो ब्रिलियम लेकिन 136 और क्रिप्टॉन 96, वही एक एक यहाँ से कम हो जाएगा क्योंकि ये दो कम है। ये रिएक्शन होता है फिशन का। और प्लूटोनियम भी फिशनेबल है, ये भी फिशनेबल है। तीसरे नंबर पे जो फिशनेबल है, नॉर्मली हम ये वाला 235 या ये वाला यूज करते हैं, वो है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239 वो बेरिलियम पर स्ट्रोनियम SR100 में कन्वर्ट होता है। इसके इस पे इन दोनों से दो न्यूट्रॉन और इससे 3 न्यूट्रॉन फर्दर निकलते हैं। अच्छा, अगर एक नॉन फिशन रिएक्शन वो होता है सोडियम कूलेंट में विच कंपोज ऑफ 100% सोडियम, अगर 100% सोडियम हो तो फिर नॉन फिशन रिएक्शन होता है कि सोडियम के अंदर अगर एक न्यूट्रॉन, जो मेटल असल में ये है ना फास्ट रिएक्टर, इसमें एक लिक्विड मेटल यूज होती है, आगे हम पढ़ेंगे ये, वो सोडियम भी हो सकती है, सोडियम पोटाशियम अलॉय भी हो सकता है। तो अगर सोडियम 100% हो तब वो कहता है कि टिपिकल नॉन फिशन रिएक्शन होता है, जो कि सोडियम को Na24 कर देता है। और Na24 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ठीक है। Na2 इज हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और इसके नतीजे में 2.76 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कन्वर्ट होती है गामा रेडिएशन की सूरत में, और 1.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीटा डिके होता है। तो ये काफी मतलब एनर्जी का, और उसकी हाफ, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, ये हाफ लाइफ होती है 14.8 आवर्स, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेबल मैग्नीशियम 24 में। तो ये वाला ये सोडियम में 1 न्यूट्रॉन आया, ये न्यूट्रॉन सोडियम 24 हो गया, सोडियम 24 ये हाफ लाइफ और बीटा के बाद ये बन जाता है मैग्नीशियम 24 में। A fast neutron reaction with U38 result in a series of reaction that culminate in, यानी कल्मिनेट आखिर में उसका नतीजा निकलता है कि प्लूटोनियम 239 मिल जाता है आपको। तो 238 में एक न्यूट्रॉन आए तो 239 प्लस गैमा, अब इसकी हाफ लाइफ वो 24 मिनट, और बीटा डिके के बाद ये NP239 में कन्वर्ट हो जाता है। NP239 जो है वो 2.3 डेज, और बीटा डिके के बाद प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या है, वही फिशनेबल है इसकी नतीजे में वजह से। तो ये वाले जो रिएक्शन कंबाइंडली अगर देखें हम, तो ये वाले रिएक्शन बेसिकली ये ये वाले रिएक्शन जो है, ये वाले रिएक्शन प्लस नीचे जो रिएक्शन शो किए थे, ये वाले रिएक्शन, तो ये दोनों मिलके जो है ना वो आपके फास्ट ब्रीडिंग रिएक्शन बनाते हैं। तो ये क्या है, दिस इज अ ब्रीडिंग रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या, मैंने आपको पहले बताया कि जो खुद फिशन नहीं कर सकता लेकिन फिशन एबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो फर्टाइल U238 कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में, जो कि फिशनेबल है। तो इसका स्कीमेटिक की बात की जाए फास्ट ब्रीडिंग रिएक्शन की या ब्रीडिंग चेन की, तो उसमें क्या होता है कि यूरेनियम 238 में एक न्यूट्रॉन आके एब्जॉर्ब होगा, जिसके नतीजे में यूरेनियम 239 बनेगा। इसके नतीजे में एक बीटा डिके यानी इलेक्ट्रॉन और नेप्टोनियम Np239 बनेगा। Np239 इसकी हाफ लाइफ और बीटा डिके के बाद ये फिशन एबल प्लूटोनियम 239 और बीटा डिके में कन्वर्ट होता है। म्यू और बीटा ये दो टर्म्स हैं। म्यू वैसे शुरू में हमने पढ़ा था, एक फिशन रिएक्शन हो
तो उसके नतीजे में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एवरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो एमिट हो उसको म्यू कहते हैं। एक फिशन रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में एवरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिट हो वो म्यू है। और ईटा क्या है? फिशन फैक्टर। उसमें क्या होता है? एवरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिटेड पर न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब्ड, कि एक न्यूट्रॉन अगर अब्सॉर्ब हो तो फिर कितने न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं फिशन, उसको ईटा कहते हैं। तो इसी की बेस पे फिर ये आ जाता है जी कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन ब्रीडिंग रेशियोज। व्हेन अ न्यूट्रॉन इज अब्सॉर्ब्ड इन द फ्यूल, अगर फ्यूल में एक न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब हो, इट प्रोड्यूसेस ईटा न्यूट्रॉन्स। इसकी डेफिनेशन ईटा की यही है कि एक अगर अब्सॉर्ब हो तो जितनी न्यूट्रॉन वो एमिट करेगा रेडिएशन, वो ईटा होंगे। वन ऑफ दीज मस्ट बी रिजर्व फॉर फर्दर रिजॉर्शन टू कीप द रिएक्शन गोइंग। रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि एक जो है वो फर्दर रिएक्शन के लिए यूज हो। देयर विल आल्सो बी लॉसेस बाय पैरासिटिक कैप्चर इन रिएक्शन कूलेंट एंड मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड बाय लीकेज। न्यूट्रॉन लीक भी हो सकता है, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में या रिएक्टर कूलेंट में अब्सॉर्ब हो सकता है, तो वो लॉस के तौर पे हम शो करेंगे। तो दिस लॉस विल बी डिजिग्नेट कैपिटल एल न्यूट्रॉन लॉस्ट पर न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब्ड। इन जो लॉस है वो इसने हमने इस लेटर से शो कर दिया है। द रेस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन्स पर न्यूट्रॉन अब्सॉर्ब्ड विल बी अवेलेबल फॉर ब्रीडिंग रेशियो। बाकी जो रह जाएंगे वो आपकी ब्रीडिंग के लिए होंगे, और इसको हम कहते हैं कन्वेंशन ब्रीडिंग रेशियो सी। तो सी को डिफाइन कैसे करेंगे? टोटल हमारे पास कितने थे, यानी एक एक न्यूट्रॉन देने के बाद में कितने न्यूट्रॉन इमिट हुए, एटा। एक हमने कंजर्व कर रख लिया कि फर्दर रिएक्शन के लिए, और अगर कोई लॉस है वो फर्दर माइनस कर दें। तो मैक्सिमम जो होगा सी, ये कन्वर्जन रेशियो, वो उस वक्त होगी जिस वक्त लॉस आपका जीरो हो जाए। अगर लॉस जीरो हो जाए तो ईटा -1 रह जाएगा। डिपेंडिंग ऑन ईटा एंड एल एंड सी कैन बी मच लेस देन यूनिटी। अगर लॉस ज्यादा है तो ये यूनिटी से कम भी हो सकता है। रिएक्टर इज कॉल्ड बर्नर। और अगर बहुत कम हो, यूनिटी से बहुत कम हो, तो उस वक्त रिएक्टर को बर्नर कहते हैं। ये एक अहम बात आ गई कि अगर मच लेस देन सी, कन्वर्जन रेशियो इज मच लेस देन यूनिटी, तो उसको हम कहेंगे, उस रिएक्टर को हम कहेंगे बर्नर। ए रिएक्टर विद लो सी इज जनरली कॉल्ड अ कन्वर्टर। लेकिन मच लेस की बजाय सिर्फ लो हो, सी सिर्फ लो हो, 1 से कम हो, तो उसको कन्वर्टर कहेंगे। वन विद हाई सी बट लेस देन 1, अगर हाई सी हो लेकिन लेस देन 1 हो तो उसको एडवांस कन्वर्टर कहेंगे। तो ये 3 हो गई, एक बर्नर, एक कन्वर्टर, एक एडवांस कन्वर्टर। लेकिन इसमें से किसी ने भी ब्रीडिंग नहीं की, मतलब फर्दर वो ब्रीडिंग के लिए सी जो है वो मच लेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। फॉर सी लेस देन 1 इट कैन बी शोन देयर इज मैक्सिमम थ्योरेटिकल लिमिट टू अमाउंट ऑफ फर्टाइल न्यूक्लाई दैट कैन। ये इसने बस बताया है कि ये चाहे आप छोड़ दें, ये छोड़ दें, यहाँ से, हाँ फर्दर यहाँ से पढ़ें। C is equal to 1 means that the reactor is producing a number of fissionable nuclei equal to what it consumes। C1 होने का मतलब क्या है कि जितने वो कंज्यूम कर रहा है उतने ही वो फर्दर फिशनेबल न्यूक्लाई, जितने कंज्यूम कर रहा है उतने ही वो मजीद बना भी रहा है, प्रोड्यूस भी कर रहा है। फिशनेबल की बात कर रहे हैं हम कि मटेरियल जो है वो, मटेरियल जो है वो फिशनेबल है। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 1 हो तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं करनी कितनी, वो फिर चलती जाएगी। इन बोथ दीज केसेस देयर इज प्रैक्टिकल पॉसिबल टू कंज्यूम ऑल फिशनेबल फर्टाइल न्यूक्लाई प्रेजेंट। अगर ये दोनों केस हो तो इससे ये होगा कि जो आपके पास मटेरियल मौजूद है न्यूक्लियर फर्टाइल अगर मटेरियल मौजूद है, कि खुद तो फिशन नहीं हो सकता जैसे U238 है, लेकिन उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं फिर, ये इसमें मतलब थ्योरेटिकली। इन प्रैक्टिस हाउएवर एज विद बर्नर रिएक्टर, बर्नर कौन सा था जिसमें बहुत कम थी, the fuel element must be reprocessed and replaced periodically because fission products absorb neutrons and, मतलब उसमें कम हो रहा था इस वजह से जो है वो कम था। लेकिन अगर फर्ज करो उसका ज्यादा है, C is much greater than 1, तो फिर उसको ब्रीडर कहते हैं, फिर उसको ब्रीडर कहते हैं, क्योंकि अब आपका जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होते जाएंगे। The term breeding ratio has the same meaning as conversion ratio। ये एक ही अल्टरनेटली आप यूज करें, ब्रीडिंग और conversion गेन जो है वो क्या होगी, पर न्यूक्लियाइज कंज्यूम्स, gain G is the gain in fissionable nuclei per fissionable nuclei consumed। तो वो फर्दर C -1 होगी और वो
सिंपल आप सी का फार्मूला इनपुट करेंगे तो 1 फर्दर माइनस हो जाएगा तो इटा माइनस 2 माइनस एल हो जाएगा, और अगेन लास्ट जीरो तो वो जी मैक्स हो जाएगा। एवरेज वैल्यू ऑफ म्यू इटा जी मैक्स आर गिवन टेबल 10 11.3, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है जी 11.3। इसमें जनाब ये थर्मल, ये फास्ट, और ये फर्टाइल मटेरियल, ये फिशनेबल फ्यूल के लिए और ये फर्टाइल मटेरियल के लिए भी ये इसमें शो की है। इसमें से अगर आप देखें कि 2.51 ये आपके मौजूद हैं। एक अगर फिशन रिएक्शन होता है उसके नतीजे में इतने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ईटा जो हो रहे हैं वो 2.28 है, और जी मैक्स जो है वो 0.28 है। तो अच्छा, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। फॉर अच्छा जी, एवरेज वैल्यू इसकी गिवन है टेबल में फॉर फिशनेबल फ्यूल फॉर ब्रॉड थर्मल एंड फास्ट न्यूट्रॉन एनर्जी रेंजेस एंड फॉर फर्टाइल मटेरियल्स फॉर फास्ट न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन के लिए फर्टाइल मटेरियल की भी इसने सारी शो कर दी है। अलाउइंग फॉर द फैक्ट दैट loss is not zero, it can be seen that best breeding can occur in fast reactor fuel with plutonium। तो किससे बेहतर होगा? प्लूटोनियम से। एंड प्लूटोनियम 241, लेकिन 241 रेडीली अवेलेबल नहीं होता, तो प्लूटोनियम जो है ये बेहतर रहेगा। फॉलोड बाई, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा बेहतर है? U233, और उसके बाद फिर कौन सा बेहतर है? U35। ये हम बात कर रहे हैं फास्ट ब्रीडिंग के लिए, बेस्ट ब्रीडिंग के पॉइंट से। इन थर्मल रिएक्टर्स गुड कन्वेयर ऑफ ब्रीडिंग कैन बी एक्सपेक्टेड ओनली फ्रॉम U33। थर्मल रिएक्टर में अगर बात की जाए तो फिर 233 जो है उसकी बेहतर है। ये टेबल में मतलब वैल्यूज हैं उसके, उसमें से उसने इंड्यूस किया है, इन्फर किया है। तो फिर अगर आपने U233 बनाना है तो थोरियम 232 आपने एज ए फर्टाइल मटेरियल लेंगे इन गैस कूल्ड थर्मल रिएक्टर, और थोरियम 232 ब्रीड्स हो जाएगा टू यूरेनियम 233 में इन रिएक्शन सिमिलर टू दोज ऑफ U38 ब्रीडिंग टू प्लूटोनियम 239। तो यानी वो ये बता रहा है जैसे कि U238 प्लूटोनियम 239 में ब्रीड होता है, इसी तरह थोरियम 232 ब्रीड हो जाएगा 233 में। और इसमें से कौन सा बेहतर है वो उसने बता दिया। अगर बात की जाए फास्ट की तो प्लूटोनियम जो है वो बेहतर है, उसके बाद फिर ये और फिर ये। और अगर थर्मल की बात की जाए, वो फास्ट की थी, थर्मल की में की जाए तो फिर U233 जो है ना वो बेहतर है। ये टॉपिक छोड़ दें। हाँ जी, ये आखिरी हमारा टॉपिक है इसमें से, जो कि लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट अरेंजमेंट की बात कर रहा है। अच्छा जी, इसमें होता क्या है, पहले इसका स्केच देख लें पहले। इसमें होता यह है कि एक आपका प्राइमरी लूप है, वो रिएक्टर वाला जो लूप होता है, और एक आपका वर्किंग फ्लूइड का लूप होता है। हमने थर्मल में भी ये दो लूप का इकट्ठा पढ़ा था, लेकिन फास्ट में क्या होता है, दरमियान में एक इंटरमीडिएट भी आ जाता है, और इंटरमीडिएट जो लूप होता है वो सोडियम का या सोडियम पोटाशियम एलाई का मौजूद होता है, और ये मोल्टन फॉर्म में होती है, इसलिए इसमें पंप यूज करते हैं। सोडियम विल बी इन मोल्टन फॉर्म। ये फर्क है, ये फर्क है सिंपल में और फास्ट ब्रीडर में। जी, ये लूप देखने के बाद अब हम जरा थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। Liquid metal fast breeder reactor plant arrangement because sodium and other liquid metals suffer from high induced radioactivities and are generally chemically active. Intermediate coolant loops are used between the primary radioactive coolant and steam cycle. इसलिए हम जो है ना एक वो प्राइमरी और उसके दरमियान एक लिक्विड यूज करते हैं। The intermediate coolant is usually also a liquid metal, वो भी liquid metal होती है, और सोडियम या सोडियम पोटेशियम एलाई हो सकती है। द इंटीग्रेटेड लूप गार्ड्स, ये हिफाजत करता है अगेंस्ट रिएक्शन बिटवीन द रेडिएटिव प्राइमरी कूलेंट एंड वाटर, कि आपका यहाँ जो था ये वाला सोडियम था, इसका रिएक्शन हो सकता था इस स्टीम के साथ, इसलिए दरमियान में हमने एक और सोडियम का लूप इंसर्ट कर दिया है।
ये रेडियोएक्टिव था ये वाला सोडियम सिंपल है। तो इससे ये फायदा होगा कि ये आपस में रिएक्शन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए दरम्यान में हमने एक लूप ना इंसर्ट कर दिया है। Such reaction result among other things in the radioactive decomposition steam generator water, वही steam generator water के साथ ये react कर सकता था। by strong gamma radiation emitted by Na24, वही सोडियम की जो प्राइमरी वाला सोडियम था उसकी। The intermediate loop also ensures against the high pressure water or hydrogen entering the reactor। और ये इंटरमीडिएट लूप से ये भी इंश्योर होता है कि हाई प्रेशर वाटर है और हाइड्रोजन जो है वो हाई प्रेशर पे इंटर होती है ये रिएक्टर में। जी, देयर आर टू प्राइमरी लूप डिजाइन। दो किस्म के प्राइमरी लूप डिजाइन हो सकते हैं, लूप और पाइप टाइप, या पूल या टैंक टाइप, या पॉट टाइप। तो दो हैं, पूल या लूप। पहले लूप की बात कर लेते हैं। लूप टाइप रिप्रेजेंट किया गया है इसमें, ये लूप टाइप है। एक ये लूप है आपका, और सेकेंडरी हीट एक्सचेंजर यहाँ से जाएगा, यानी ये इस तरह एक लूप चल रहा है। ये लूप जो है ये सबमर्ज नहीं है, बल्कि इसके अंदर से सोडियम जो है ना पास कर रही है, और ये पंप लगा हुआ है यहाँ। ये दूसरे स्कीमेटिक है, उसमें अगर आप देखें, मैं भी दिखा देता हूँ, उसमें ये एक पूल टाइप है, इस पूल के अंदर जाना सबमर्ज्ड है सारी चीजें। ये फर्क है दोनों में। इसको फर्दर पढ़ लेते हैं। Pool type represented in figure is the more conventional of the two, being the design used in all US operating sodium cooled plant to date। तमाम सोडियम प्लांट में ये यूज होती है। एक्सेप्शन है EBR2 की। In it, the reactor vessel, heat exchanger, liquid metal pumps, and other components of primary system, their interconnecting pipings are separated within a large building containing an atmosphere प्रीक्लूड। प्रीक्लूड का होता है किसी चीज के अकर होने से अवॉइड करना, तो ना होने देना वो कुछ। तो प्रीक्लूड सोडियम फायर्स इन केस ऑफ सोडियम लीक, यानी सोडियम लीक हो जाए तो इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है उसके बाहर, तो इस वजह से कोई भी फायर सोडियम फायर नहीं हो सकता। द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस साइन आर अकोमोडेटेड एक्सपीरियंस इन विद इट, अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड द सेपरेशन ऑफ डी कपलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम जो है वो डीकपल होता है। It has the disadvantage of large and multiple shielding of pipeways। आपको पाइपवे की शील्डिंग करनी पड़ती है, इक्विपमेंट सेल्स एंड ऑफ लार्ज एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ कंपोनेंट्स। तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट के स्प्रेड की वजह से। डिजाइन ऑफ द इंटरनल कूलिंग पाइपिंग इज कम्प्लेक्स, पाइपिंग का डिजाइन भी कम्प्लेक्स होता है। रिक्वायर्स एक्सपेंशन लूप्स टू अकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन को अकोमोडेट कर सके डिजाइन ऐसा होना चाहिए। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द पाइप रिएक्टर वेसल जॉइंट्स पोज क्रिटिकल प्रॉब्लम, यानी ये भी आपने स्ट्रेस कंसंट्रेशन को भी से भी बचना होता है, उसको ध्यान में रख के डिजाइन करना होता है। ब्रेक और लीक इन द पाइपिंग सिस्टम में सिर्फ इफेक्ट द रिएक्टर कोर कूलिंग, रिएक्टर कोर कूलिंग जो है वो इफेक्ट हो सकती है कि ब्रेक या लीक हो। लीक वो आल्सो वुड नेसेसिटेट एक्सटेंडेड शटडाउन फॉर रिपेयर्स। जब लीक होगी तो शटडाउन भी काफी ज्यादा टाइम का होगा, एक्सटेंडेड। ये था लूप टाइप में। अब पूल टाइप की बात की जाए, जो कि तकरीबन आखिरी टॉपिक बनता है हमारा। सिस्टम रिप्रेजेंटेड वो मैंने दिखा दिया कि उसके अंदर सारी चीजें समझ। द इंटायर प्राइमरी सिस्टम इंक्लूडिंग रिएक्टर, प्राइमरी हीट एक्सचेंजर, पंप इज सबमर्ज्ड इन अ लार्ज टैंक फिल्ड मोल्टन सोडियम। एक मोल्टन सोडियम में के अंदर सब के सब जो है ना वो फील्ड होते हैं। दैट टैंक इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी कूलेंट लूप। ये वाला जो टैंक होता है प्राइमरी कूलेंट लूप का ही एक पार्ट होता है। हीट एक्सचेंजर डिस्चार्ज कूलेंट डायरेक्टली इनटू द टैंक। हीट एक्सचेंजर वो कूलेंट को डिस्चार्ज करते हैं टैंक में,
एंड द पंप रिसीव कूलेंट डायरेक्टली फ्रॉम इट, और पंप जो है वो डायरेक्टली उसमें पूल में से ही जाना कूलेंट को लेता है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ द पूल आर द रिलेटिव insensitivity to sodium leaks in the primary system. Primary system में सोडियम लीक हो जाए कोई मसला नहीं, एंड अ मोर कम्पैक्ट प्राइमरी सिस्टम अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट कम्पैक्ट होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो फिर क्या है, क्लोज कपलिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट, क्लोज क्लोज होते हैं, विच लीड्स टू एक्सेंचुएटेड मैकेनिकल एंड थर्मल इंटरेक्शंस। यानी जो एसेंचुएटेड का मतलब है कि वैसे आम हालात में जिस पे कोई खास तवज्जो देने की जरूरत ना हो, लेकिन इस हालत में वो काबिल तवज्जो हो जाए, तो इसका डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मैकेनिकल थर्मल इंटरेक्शन जो पहले के इतने खास अहम नहीं थे, लेकिन इस अरेंजमेंट में वो भी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। एंड द रेदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पूल क्लोजर दैट मस्ट सर्व द मल्टीपल फंक्शन ऑफ शील्ड। तो कम्प्लेक्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ पूल, इनर्ट गैस क्लोजर जिसने सर्व करना है एज फंक्शन ऑफ शील्ड, इनर्ट गैस क्लोजर एंड सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, ये सारे का सारा उस पूल ने सर्व करना है। above I must contain all the necessary penetration to the components, और पेनिट्रेशन उसके अंदर जो है कंपोनेंट की वो भी जरूर होनी चाहिए, तमाम कंपोनेंट्स की। In general, it is believed that the pull system has the edge in safety and economy, while the loop system has the edge in the straightforward mechanical design. इन जो पहला था लूप वाला, उसमें मैकेनिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और पूल वाला जो है उसमें सेफ्टी और वो है, क्योंकि वो सारे सबमर्ज्ड है ना उसमें। बोथ टाइप्स आर बीइंग यूज्ड इन करंट डिजाइन, दोनों यूज होते हैं। पूल यूज होता है जी फ्रेंच, ब्रिटिश एंड रशिया में। लूप यूज होता है यूएस, रशिया, जर्मन, जापान में। चलिए बस यहाँ तक मैंने, इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, एक स्टूडेंट कहता है कोई क्वेश्चन नहीं है। चले अगर क्लियर है तो बेहतर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा लास्ट वो टॉपिक रह गया है, और वो के है उससे मुतालिक क्या कहते हैं, वो है हमारा, चलो मैं खोल लेता हूँ। अच्छा, कोर्स कंटेंट की बात की जाए तो हमने स्टीम पावर प्लांट पहले पढ़ लिया था, रैंकाइन, और ये फीड वाटर, गैस टरबाइन, ब्रेटन साइकिल, रीजनरेशन, इंटरकूलिंग, रीहीट के साथ एक्चुअल ब्रेटन साइकिल, जेट प्रोपोर्शन, ये कंप्रेसर। अच्छा, इसके बाद फिर अब हमने कौन कौन से पढ़े, ईडब्ल्यूआर, ईडब्ल्यूआर, एजीसीआर, एंड भी आज में पढ़ लिया। इकोनॉमिक सब प्लांट्स वो साइन का हिस्सा है, और आप करना काफी नहीं बढ़ेगा, ये चीजें हैं। इसमें अगर बात की जाए इसकी सीएपीओ की, तो ये वाला हम मिड से मेरे ख्याल मैंने एग्जाम में दिया था, वहां से आ जाए। बाकी ये दो सीएलओ जो है ये आपकी क्लास इंजन प्रॉब्लम की असाइनमेंट में इनकॉर्पोरेट है। तो बाकी देखिए जाए सीएलओ मीटर ये हम अचीव कर रहे हैं, और असाइनमेंट से हम सीएल2 और सीएल3 कर रहे हैं। इसके बाद अगर बाकी जाए हमारे एग्जाम की 20% मिड टर्म और फाइनल टर्म, तो ये पहले मैं बनाया था उसके मुताबिक है, उसको पता नहीं था कि ऑनलाइन होगा। अब देखते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यही आती है या चेंज होती है। टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो मैंने पहले
ये पावर प्लांट बाई MM वकील, जिससे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो यही बुक है। रेफरेंस बुक के तौर पे एक ये थी बुक रिक मॉर्स की। अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है, तो अटेंडेंस सबकी कंप्लीट हो गई आई थी। अच्छा जी, इसके बाद हमारा लेक्चर ब्रेक डाउन। इसमें हम यहाँ तक तो पहले पढ़ चुके थे, यहाँ तक। उसके बाद फिर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, PWR, BWR, AGR, FBR और एनवायरमेंटल, ये हम कर चुके हैं। सिर्फ ये वाला एक रहता है, एक टॉपिक जस्ट हमारा रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, जो कि ये वाला, सॉरी 10 वीक में कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये हमारा जो है ना। और इसमें बेसिक देखा जाए तो बाकी तो पावर प्लांट वैसे ही है, बस ये कि आपका जो फ्यूल है वो कोल है, ये फर्क होता है। तो होपफुली नेक्स्ट वीकेंड पे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिलेबस या टॉपिक, आप पूछ सकते हैं। आपके एग्जाम ऑनलाइन डिसाइड हो रहे हैं या ऑन कैंपस? पता नहीं, ये तो आपको पता हो सर, होंगे तो। जी वालेकुम सलाम। सर आप बताएं। मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई ऑफिशियली कोई मेल वगैरह नहीं आई थी मैं बता सकूं। जी, पेपर स्टूडेंट्स या अपने फिर रोल नंबर मुझे पहले सेंड कर देना चैट में। एक मिनट बात सुन लें। स्टूडेंट्स आज की अटेंडेंस के लिए अपने रोल नंबर जो है वो चैट में सेंड कर दीजिएगा। जी पूछें, कोई पूछना चाह रहे थे कोई? सर ये पूछ रहा था कि पेपर सीरीज ही होगा अमेरिकन। मुझे सही तरह समझ नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिकल होंगे पेपर में या थ्योरी होगी। तो जो हमने न्यूक्लियर का पढ़ा है, मतलब मिड के बाद जो हमने पढ़ा है उसमें तो थ्योरी ही होगी, और मिड से पहले वाले पोर्शन जो है उसमें से जो है वो आ सकती है चीज एज ए न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन ज्यादातर थ्योरी ही होगी। सर मिड से पहले वाला पक्का है या फिर मतलब कि अभी आप decide करेंगे? बाई रूल देखा जाए वो तो इंक्लूड होता है, लेकिन हम स्टूडेंट्स को रिलैक्स कर देते हैं अपने तौर पे, कि हम जो है ना वो मिड वाला, क्योंकि पहले एवेल्युएट हो चुका होता है तो हम फाइनल में नहीं करते। लेकिन एक कंडीशन है ना कि अगर फर्स्ट करें ऑनलाइन होता है तो फिर शायद हम जो है ना मिड वाला भी इसमें इंक्लूड कर लें। ठीक है सर। अच्छा, पेपर का आपको कोई आइडिया नहीं कि ऑनलाइन है या ऑन कैंपस है? चलें फिर दोनों तरह से आप तैयारी रखिएगा। और आपके एग्जाम हैं कब से, ये कम से हैं? ये भी नहीं पता सर, ये कौन से तो कह रहे हैं क्लासेस हो। नहीं, जो पहले शेड्यूल आया था उसके मुताबिक क्या था? उसके बाद सेकंड वीक था सर, सेकेंड वीक से। February का। सही 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 सही। तो आप लोगों ने कंप्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम की असाइनमेंट तो बना ली होगी? जी वो तो अपलोड कर दी है। उसका ना एक प्रिंटेड फॉर्म में भी आपने सबमिट करानी है मुझे, यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे ना। तो वो भी सबमिट करा दीजिएगा। प्लस एक ये था, क्या कहते हैं, उसके एवेल्युएशन में एक वाइवे की भी थी मार्क्स, तो उसके लिए जो है फिर देख लेते हैं कि ऑनलाइन वाइवा करें या फिर फेस टू फेस करें। कंप्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के एक वाइवा था ना उसके साथ, तो उसमें क्या बेहतर है?
चलिए वो फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है क्लास, हमारा ये सिलेबस बस एक टॉपिक रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।